हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अवधेश उपाध्याय में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं फिजिक्स नहीं, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। और केमिस्ट्री में मैं भी कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ऑर्गेनिक में आप लोग जैसा कि जानते हैं, ऑर्गेनिक के दो तीन पार्ट होते हैं। तो पहला में तो जनरल बातें की जाती हैं, जनरल बातें। फिर एक में रिएक्शंस वाली आ जाती हैं, और फिर उसके बाद है ये जो फालतू के दूसरा टूटू फूटू चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर, ये सब आ जाते हैं। तो आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करें। जनरल बातें तो आप लोग को कक्षा 11 में पढ़े होंगे, आती होगी। हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे बेसिक पार्ट होता है कि सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। तो हेडिंग डालिए अटैकिंग रिएजेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अटैकिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं पहले ये समझ जाइए। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ऐसे अब इसमें दो शब्द हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब प्रेमी। जो इलेक्ट्रॉन के प्रेमी हों, जैसे हिंदी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेहक। स्नेह मतलब प्रेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन के प्रेमी हो उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज के प्रेमी हो उन्हें न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिवली चार्ज हों। अब पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे तभी तो, अब इनके पास कुछ है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो दूसरे की तरफ मुंह नहीं मारेंगे। तो इस तरह ये। और जो 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 अगर न्यूट्रल हैं, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट मतलब कि उनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुंह मारेंगे। या फिर तीसरी पॉइंट इसमें आ गया, या फिर उनके पास एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल्स हो, तो वो कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते। और सम टाइम SO3H वगैरह भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम बिहेव कर सकता है। आ जाओ न्यूक्लियोफाइल पे। और एक सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा होगी। अगर वो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये सब पॉइंट आप, मैं सही से एकदम पूरा अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में पूरा अंग्रेजी लिख दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब आप लोग को पता होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ये ग्रुप है, मान लो ये एक ग्रुप है, ये मान लो यहाँ पे आ गया OMe, दूसरा एक आ गया यहाँ पे OMe, समझ रहे हैं ना। मेथिल को OMe से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। OMe OH आ गया मान लो, और मान लो OMe यहाँ पे OH आ गया। अब ये मान लो ये है, ये B है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो कैसे देखेंगे, देखिए ये OMe है। क्या है, OMe, मतलब कि ऐसा कुछ है। अब ये जो होता है, ये ऐसा कुछ बेंजीन होता है। अब ये जो है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अपना इधर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड बना तो हाई बॉन्ड हुआ, जो यहाँ पे था वो टूट गया, और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, बरोबर। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया,
जिसके कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इसे इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा कुछ। अब फिर ये इसे दे दिया तो जिसके कारण से यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे निगेटिव आ गया। यहाँ पे निगेटिव आ गया और उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। तो ये पूरा रेजोनेंस में आ रहा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ देखते कहते एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ पर, और इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन क्या डोनेटिंग ग्रुप के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्लस आई ETC। ये पॉइंट और ये यहाँ पे ये पॉइंट, ये दोनों आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे उसमें जा रहा है अब ये यहाँ पे इसकी बात करें, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा OCH3 था, यहाँ से मान लो हम यहाँ से या अब फिर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, ये हटा दिए। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज को देखते हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता था, यहाँ पे ये मान लिया हटाया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब आया, अब यहाँ से और ही दे रहा है कि और लो तुम निगेटिव चार्ज, और यहाँ कह रहा है हमारे पास सही है तो काहे दे थो, नहीं कह रहा है कि हम तो देंगे, हमारी प्रकृति है देंगे। कह रहा है मेरे पास है हम नहीं लेंगे, ये कह रहा है देंगे, हम नहीं लेंगे, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था ना रेजोनेंस करवाने पर, तो यहाँ पे भी उस तरह आएगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में कैसे इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, ये तो दिख रहा है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो इसका अगर हम देखें, इसका ये O जो है, O कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये बेंजीन रिंग में से अपने आप भी क्या खींच रहा होगा, अरे क्या खींच रहा होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आया है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है। अब पास में है और इसके पास नेगेटिव चार्ज खुद भी है, तो ये खुद डिस्टेबलाइज हो जा रहा है। और यहाँ पे इंडक्टिव लग नहीं पा रहे हैं, इंडक्टिव लग रहा है लेकिन बहुत दूर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडक्टिव डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। तो उस कारण से इसका ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो ऑर्डर क्या बन गया, A C फिर B। समझ में आ गया। बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल ये जो होता है निगेटिवली चार्ज हो, तभी तो पॉजिटिव चार्ज का प्रेमी होगा, निगेटिवली चार्ज हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके पास लोन पेयर हो। क्या हो, लोन पेयर हो मतलब कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो देगा दूसरे के पास। तीसरा, अगर न्यूट्रल एटम हो तो लोन पेयर होना चाहिए, और अगर लोन पेयर भी नहीं है तो, अब लोन पेयर भी मान लो मेरे पास नहीं है, तो ये क्या कही, ये ऐसा इसके पास होना चाहिए कि इसकी ये किसी ऐसे एटम से कनेक्टेड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे ही एटम से कनेक्टेड, बी से ऐसे एटम बी से कनेक्टेड है
जिसकी मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो ये जो है ए, इससे इसका भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में है तो बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा अपने तरफ एक खींच लेगा, और जब क्लीवेज बनेगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चले जाएगा, इसे नंगा कर देगा तो ए माइनस और बी प्लस बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिसके कारण से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगा। और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। अब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे इसमें हम एक एच निकाल करके स्टेबिलिटी देख रहे थे। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करेंगे कि एक एच निकाल के जो जितना डिस्टेबलाइज होगा, मतलब जो जितना स्टेबल नहीं होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बस इसी का ठीक उल्टा कर देना है। तो हम अब मैं मान रहा हूँ कि आप लोग अटैकिंग रिएजेंट समझ चुके होंगे। चलिए अब सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। अब पोलर सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। ये म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ चार्ज, और इसका म्यू इक्वल टू 0 हो जाए। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। किस चैप्टर में पढ़े होंगे? जल्दी बोलिए। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, और थोड़ा बहुत किस में पढ़े होंगे? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे। तो ये आप लोग जानते हैं। अब म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, ये भी आप जानते हैं। अब ये जो पोलर नॉन पोलर हो गया, दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर के भी दो प्रकार होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक किससे कहते हैं? अभी ये दिक्कत आ गई ससुराई। अभी तक तो ये बताया पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या। अब पोलर प्रोटिक में दिक्कत आ गई। ये ससुराई किस चिड़िया का नाम है? तो आप लोग ऐसे समझिए, जिसके पास एक्टिव एच हो। ये क्या है? बड़ा शब्द का नाम ले लिए, एक्टिव एच। अरे मतलब कि ऐसा कोनो एच हो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ हो, मतलब एसिडिक एच हो जिसके पास, उसे कह देते हैं पोलर प्रोटिक। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हमें कैसे पता, हम कैसे देखेंगे? तो इसमें ये देख लो कि एच कौन से कनेक्टेड है। जैसे अब इसमें पोलर एप्रोटिक में देख लो, पोलर एप्रोटिक सब्सटेंस में, इसमें अब पहली बात तो इसमें जो है एक्टिव एच नहीं होता है, एक ये हो गया। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात हो गई कि इसमें एक्टिव एच होता है, इसमें एक्टिव एच नहीं होता, इसमें होता है, ये थ्योरी है। हम कैसे देखेंगे? अरे हमको तो इतनी अंग्रेजी थोड़ी ना आती है कि अंग्रेज आदमी है। हम ही देखेंगे जौने में यचा जो होगा, अगर यच जो होगा, अब हमें देखने के लिए क्या करना पड़ जाएगा कि सबसे पहले हम ही देख लेंगे कि जो हाइड्रोजनवा है एच बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं। अगर एच बॉन्डिंग किया, 21 पॉइंट में लिखना, एच बॉन्डिंग किया तो कौन सा? पोलर एप्रोटिक हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो पोलर प्रोटिक हो जाएगा। हमको यो नहीं पता, हमें तो एच बॉन्डिंग हम पहली बार नाव सुनी थी, हम कैसे देखा? तो 2s देखियो। अगर इफ, अंग्रेजी में बोल दें, इफ जो कनेक्ट होगा हाइड्रोजन, वो किससे कनेक्ट होगा? अगर इफ हाइड्रोजन कनेक्ट, इफ एच इज कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन कामा ऑक्सीजन कामा H2O, या आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
देन बी से इट इज पोलर प्रोटिक, और इफ नॉट देन पोलर एप्रोटिक। समझ गए? अब चलिए क्या करें आप, अब दो चार रटने वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसा रटेंगे? जैसे मान लो एक DMSO है, डाई मेथिल सल्फ ऑक्साइड। आप कहोगे स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो तो हमें नहीं आता, अब क्या करें, स्ट्रक्चर कैसा होगा? मजाक कर रहा हूँ, आता है। दो ठो मेथिल और बीचों में सल्फर ऑक्साइड। अब DMF कैसा होगा? डाई मेथिल फॉर्मामाइड। तो ये कैसा बनेगा? आप ये तो हम ये भी नहीं पता। कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड, मैंने C डबल बॉन्ड कर रहा हूँ, CNCC, ऐसा कुछ हो जाता है ये। अब बीच में मतलब ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये की आ जाएगा। अब एक एसीटोन हो गया। क्या हो गया? एसीटोन। ओ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। चलिए सही हो गया। एसीटोन देख लेते हैं। एसीटोन क्या होगा? C डबल बॉन्ड O C। ये सब किसके एग्जाम्पल है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, बरोबर। अब सुनिए, अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसके अंदर जब न्यूक्लियोफाइल आता है, अब वैसे मैंने बोला है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बराबर होता है, बरोबर। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट टू राइट, तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसा होता है? C माइनस, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत? बोलिए सर। सही बोल रहा हूँ, मान लो सही बोल रहा हूँ। C माइनस कि गलत बोल रहा हूँ? यार तुम लोग को कुछ आता भी है, मैंने बेवकूफ़े हो, जो कहेंगे वो मान लोगे। कुछ लॉजिक लगाया करो। का लॉजिक लगाएं? अब बोलिए। ई का C माइनस आयन बना के, मैंने कहा था कि जैसे CH4 है, तो यहाँ C के हटा के उसका एनायन बना के देखना था। ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका यही बताया था ना। अब ये जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से निगेटिव चार्ज रख पाएगा, और जिसका साइज क्या हो, जिसका साइज कम हो, उसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, समझे? तो उसके कारण से ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। ये कैसी बात बोल रही है, बाइपोलर। अब यहाँ से लेफ्ट राइट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर जाती है इसके कंपेरिजन में साइज वाले। तो इस वाले में इसे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर जा रही है, तो सबसे ज़्यादा C माइनस के बेस। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मान लो ऑर्डर ऐसा होता, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा होगा, बट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा होगा। और ये जो ऑर्डर है यही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी होगा, ये सारे सॉल्वेंट में होगा, इन दोनों में। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? ये इस वाले में टॉप टू बॉटम अगर देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ देखें अगर टॉप टू बॉटम, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की चूतिया का। टॉप टू बॉटम में कौन डोमिनेट करने लगता है? साइज। तो ऐसा कुछ हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा?
इसका उल्टा। अब बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ई होना चाहिए। कब सही बोल रहे हैं हम? अरे हाँ सही बोल रहे हैं पागल, समझ गए। अब अगर सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है, पाइलिका वाला सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक है, तो ई क्या करेगा, मान लो NaCl एक आ गया, तो अब पोलर प्रोटिक का एक अच्छा सा एग्जाम्पल पानी ही होता है। पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, समझ गए। मैंने क्या लिखाया था कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो तो कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक। हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है तो कैसा सॉल्वेंट हुआ, पोलर प्रोटिक। तो ये जो Na+ निकला, ये इसे भी घेरेगा। कैसे घेरेगा, इसके पास दो डाइपोल होते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, Na को भी घेरा, Cl- को भी घेरेगा। Cl- को कैसे घेरेगा, देखिए पेज पलटते हैं पहले। Cl- को कैसे घेरेगा वो देखिए, Cl- को घेरने के लिए ऐसे करेगा, H को आगे कर देगा। मतलब ऐसे करके घेर लेगा, ऐसे Cl- को भी घेरेगा। अब ये Cl- को घेर लिया, तो घेर लिया, ये तो ये दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा मुंह मारने। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पोलर कैसा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटा देता है। अब आई जब पोलर एप्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक क्या करेगा, ये जो Cl- था ये इसे नहीं घेरेगा, खाली कटायन को घेरेगा। हम चलिए से समझ में आ गया, खाली कटायन को। तो और ये जो एनायन होगा उसे लात मारकर कहेगा भाग यहाँ से, उसे भगा देगा। अब लात मार कर भगा दिया तो इसके पास दूसरी जगह मुँहे मारेगा ये, नहीं समझे। अगर जैसे जैसे तुम्हारी एक्स है, अगर तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दिए तो किसी और के पास जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये लात मार कर भगा दे रहा है तो दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब अभी किसे किन्ना से, तो इन दोनों के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहे हैं। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन चार्ज अपॉन साइज के बराबर, मतलब कि अगर जिसके पास चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन साइज, तो जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, अब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज ज़्यादा हो और साइज कम हो। अब इसमें चार्ज किस पर ज़्यादा टिकेगा, अब उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन पर, और इसका साइज कम होता है, और साइज कम होता है चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा इसे ही ढकेला, फिर Cl- को ढकेला, फिर Br- को ढकेला, फिर किसमें I- को ढकेला। तो इस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हो गई। अब वहीं देखिए पोलर प्रोटिक में कैसा था न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, कैसा था, इसका ठीक उल्टा। इसमें कैसा हो गया, ऐसा। तो हम लिख सकते हैं कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ये सब तो बकवास थी, बेसिक बातें थी जो कि आप लोग के पुराने पाप थे। अब चलिए वास्तव में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक और बता देते हैं, ये जो लीविंग ग्रुप,
लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, और वीक बेस जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और कुछ सुंदर सुंदर लीविंग ग्रुप का देखना हो तो ऐसा देख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-, S डबल बॉन्ड O-, इस कुछ सुंदर लीविंग ग्रुप होते हैं। इसे क्या कहते हैं, OAC-। इसे मिसाइलेट कहते हैं, इसे टोसाइलेट कहते हैं। ये कुछ कुछ सुंदर लीविंग ग्रुप हो गए, इसे एक सीधा MY से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये सब समझ जाना। अब चलिए, अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म वास्तव में स्टार्ट करते हैं। ये सब तो बकवास हो रहा था अभी तक। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट 7 इंटरमीडिएट होते हैं और उतनी प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। तो 7 इंटरमीडिएट के पहले हम क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो 7 इंटरमीडिएट में से अगर नए नए नाम तो आप लोग जानते हो, जैसे पहला कार्बोकैटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बन आयन हो गया, चौथा क्या कार्बीन हो गया, बेंजाइन हो गया, कार्बिनॉइड हो गया। ऐसे ऐसे होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शन, फिर इसके पहले इसका पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ने के बाद हम एल्किल हैलाइड थोड़ा बहुत पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि तो 12th का कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, 11th पढ़ा रहा। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन स्टार्ट करते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है, वह कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ये कार्बोकैटायन होता है। अब सुनो, अब एक कार्बन अगर वैसा हो तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो में से एक ठू ये त्याग दिया, एक ठू त्यागा कि 2 ठू त्यागा। अच्छा चलिए छोड़िए, रुकिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, 1s2 2s2 2p2। समझे, समझला कि नहीं। अभी ई भरा या मैं बेचारा 2 ठू काला किलाओ हम हूँ आई जात है। अब कार्बनवा का हो गए एक्साइट, कार्बनवा एक्साइट हो गए, कार्बनवा का हो गए एक्साइट। तो कालिस की ये इलेक्ट्रॉनवा भाग यहाँ से, तो ये बेचारा ये आई गए। अब ये बेचारा करे कौ, वह बेचारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन एक पास कम पड़ गए, तो एक कह देना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप हो। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप है, तो वो ये किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जाएगा, और कहाँ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम उसके पास जाएंगे जिसके पास होगा। किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने जे इलेक्ट्रॉन दान में दे दे। तो कौन कौन ग्रुप, जो प्लस M शो करे, प्लस I शो करे, प्लस H शो करे। अच्छा ये कुल समझ में आ रहा है ना कि मीजोमेरिक है, ये इंडक्टिव है, ये हाइपर कंजुगेशन है, ये सब समझ में आता है ना, GOC पढ़े हो ना। तो फिर आप सुनो, अब ये जो कार्बोकैटायन की, और फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा H। अब ये चीज़ आपको पता होगा कि ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इसके। पहले सबसे पहले M देखते हैं, फिर प्लस H देखते हैं, फिर प्लस I देखते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसमें माइनस इंडक्टिव वाला इफेक्ट ज़्यादा लगने लगता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माने अरे वह F-, Cl-, ETC, समझे। अब
अब रिएक्शन पे आ जाते हैं, और कहाँ आएंगे? तो सबसे पहले हेडिंग डालो रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसा रिएक्शन? रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट। अच्छा, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? मान लो ऐसे कार्बोकैटायन बना है, क्या बना है? रुक जाओ, ये नहीं लेंगे, इसे लेंगे। मान लो कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पर कहीं कार्बोकैटायन आ गया। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये दोनों कार्बनवा बॉन्ड बनाए थे कि नहीं? अब क्या हुआ कि जो दोनों इलेक्ट्रॉनवा था, ये जो था ना, ये अपना ही ले लिया दोनों इलेक्ट्रॉनवा और जाके इससे कनेक्ट हो गया। मतलब कि ऐसा हो गया। अभी बेचारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अभी बेचारे पास एक इलेक्ट्रॉन के कमी हो गई, तो अब अगले डाइन में क्या हो जाएगा? ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ना कनेक्ट होकर के ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और जो अब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड जब बना था तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बेचारे का था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ससुराल ले लिया। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन वही ले लिया, तो अब एक पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे बेचारा ये भीखा नंगा भुखमंगा था, तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, कहा कि चलो एक हमारे पास है, ये तुम भी ले लो। अभी क्या मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5, ये 4 से 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब इसे क्या बोल दिए हम? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन बोल दिए। अगर अब अच्छा ये बताओ, रिंग कांटेक्ट कर सकती है? अरे कर जाती है यार, क्योंकि यहाँ से ये बीबी के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग, बैक बॉन्डिंग। अब ये जो काम किया है इसने, इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग, माने बीवी। अब मान लो कि यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, रिंग की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे? रिंग का स्टेबिलिटी ये जानते हो ना, आइसोमेरिज्म में पढ़े होगे कि रिंग जो होता है, 3 मेंबर के रिंग की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा 4 मेंबर की होती है, उससे ज़्यादा 5 मेंबर की, उससे ज़्यादा 6 मेंबर की। अच्छा 6 से 7 में नहीं जाएगा, ये जान जाओ। 3 वाला 4 में चला जाएगा, 4 वाला 5 में, और 6 वाला 7 में नहीं जाएगा, ये मान लो। यहाँ पे इसमें गलती से मैंने 6 बनाया था, फिर बाद में मैंने काटा इसीलिए, क्योंकि यही मुझे पढ़ाना था, रिंग एक्सपेंशन। और आज और कैसा कार्बोकैटायन जाके रीअरेंज होगा? मान लो यहाँ पे कार्बोकैटायन आया, ऐसा कुछ ग्रुप आया होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो गया होगा। तो यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा एच कितना है? यहाँ पर अल्फा एच देखोगे तो कहोगे ये अल्फा एच है, ये तो बहुत बेकार बात है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो इसके पास कितने अल्फा एच हो जाए? जैसे इसके पास एच और एच और एच और एच, तो इसके पास 4 तो ऐसे दिख रहे हैं, मतलब 4 और 3, 3 और 2 5 ऐसे ही दिख रहे हैं। अब क्या करें? अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ये एच निकालेंगे, यहाँ से ये एच निकालें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बरोबर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से ये क्या निकल करके जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो अब कैसा बन गया? ऐसा कुछ। अब इसके पास कितना एच हो गए? 1 2 3, इसके पास अब 1 2, अब कितने एच हो गए? 3 3 6। अब इसके पास 6 अल्फा एच हो गया। पहले कितना था जब यहीं था? तब 2 था, 2 अल्फा एच था। अब कितना हो गया? 6। तो ई वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। मैंने बोला कार्बोकैटायन की स्टेबल नंबर ऑफ अल्फा एच होता है। अच्छा ये अल्फा जानते हो ना? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला वाला कार्बन, उसी को अल्फा एच कहते हैं। जैसे देखो, मान लो कार्बन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2, इसका भी sp2 है, लेकिन ये sp3 कार्बन यहाँ पे अगर एक पहला कार्बन यहाँ मिला तो इसी को बोल देंगे अल्फा एच। अगर जो मान लो ऐसा एक और कार्बन होता है, इसको बोल देते बीटा एच। समझ में आया?
हाँ कह दो, हाँ ना या लो तब को बोलो हाँ। तो अब ये देखो आप कहाँ से कैसा कैसा, अच्छा अब और कैसा कर सकते हैं, मान लो ऐसा कुछ केस आया होता, ऐसा कुछ आया होता, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ पे देखो अल्फा एच कितना है, दुइये दुई अल्फा एच है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मिथाइल जो है एक टू वाला, उसे यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो कितना अल्फा एच हो गया, दुई यहाँ पे, तीन यहाँ पे और तीन हूँ, करना हो गया तीन तीन छः दुई आठ। अब देखो यहाँ आठ, यहाँ करना था दुइये, तो दुई ज़्यादा होता है कि आठ ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। यही कह देते हैं मिथाइल शिफ्ट। हाइड्रोजन एच शिफ्ट किए थे, इसे बोल देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, बरोबर। ये एक और केस होता है, ये एक और केस होता है, पी एच सी सी, पी एच है, यूँ पी एच है, पी एच बता समझ आया ना, फिनॉल है, ऐसा कुछ ग्रुप है, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिनॉल भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ले जाके यहाँ पे कर देंगे, तो अब फिनॉल को पीएच लिख सकते हैं, क्या कि अब तुम लोग को बता दिए, ऐसा कुछ बन गया ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कितने अल्फा एच हो गए, अल्फा एच अब कम हो गए, बेवकूफ़, नहीं कम हुए हैं, फिनॉल ऐसा कुछ बनता था, तो यहाँ पे एक अल्फा एच, यहाँ पे एक अल्फा एच, यहाँ पे एक दो दो चार, यहाँ करना था यक्को नाइन, यहाँ जीरो था, यहाँ कम से कम चार टू आया, यहाँ कम से कम चार आया, और एक योग एक पाँच हो गया, समझे, कुछ सोचा करो, फालतू में अच्छा नहीं हुआ चूतिया। तो ये फिनॉल शिफ्ट हो गया। अब ये तीन प्रकार के शिफ्ट बनाया, अब चलिए कहानी समाप्त कर देते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात और, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद कौन सा शिफ्ट होता है, कौन सा, हाइड्राइड के बाद कैसा शिफ्ट होता है, एल्किल शिफ्ट, उसके बाद एरिल शिफ्ट होता है। एरिल माने हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड, माने यह बेंजीन वगैरह, एल्किल माने एल्किल माने जो ऐसा कुछ मेथिल एथिल ऐसा कुछ कंपाउंड, इसे एल्किल कह देते हैं। यहाँ पे यहाँ तक की हो गई रीअरेंजमेंट की बातें। अब सुनिए, अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का यही स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ तक की बातें ख़त्म हुई। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बढ़िया समझ लेते हैं, तो चलिए हेडिंग डालिए माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। अभी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेट, अच्छा ये एक सेकेंड, ओहो ये ऑर्डर होगा, पहले एरिल आएगा तब एल्किल हैलाइड, एल्किल को शिफ्ट करेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई सॉरी। तो जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अगर माइग्रेट करने वाले कर सकते हैं ग्रुप, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले, कैसे देने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, तो उसके माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगी, ये सब जाए भाड़ में। कैसे, केस देखिए,
मान लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ से मान लो अगर हम एच शिफ्ट कराते हैं, एच शिफ्ट कराएं तो कैसा बना, सोचिए। यहाँ पी एच, यहाँ एम ई। अब इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, 2 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 3 2 5 2 7, एक 4 थे, ये शिफ्ट करा दिए, तब कितने हो गए, तब इसके पास कितने हो गए, 3, 3 और 1 4 है। चलिए अगर मेथिल शिफ्ट करा दिए तब कितना हो गया, पी एच, एम ई और एच, ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास कितने, 2 1 3 रह गए। ये तो उल्टा मेथिल शिफ्ट कम, तो ये सब नहीं देखेंगे। चलिए जिसकी देने की नीयत उसका शिफ्ट ज़्यादा होगा। इसी के साथ हम ये लेक्चर बंद करते हैं। अब जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, रीअरेंजमेंट रिएक्शन आएगा, एडिशन के बाद सब्स्टिट्यूशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन आएगा।